आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही हैरान कर देने वाले दृश्य से। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर जैसे ही दुनिया भर में फैलती है, उसके कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान के कराची शहर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। हाँ, एक हिंसक भीड़ सीधे अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के मुख्य द्वार पर टूट पड़ी। बिल्कुल, माई कोलाची रोड पर स्थित वो दूतावास, कंटीले तारों पर चढ़ते हुए युवा, टूटते हुए शीशे और ठीक ऊपर फहराता हुआ अमेरिकी झंडा। ये कोई किसी एक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक वास्तविक भू राजनीतिक भूकंप का सीधा और भयानक असर है। और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी पूरी घटना की परतों को उधेड़ने वाले हैं। हम डॉन, अल जजीरा, द गार्डियन, अनादोली एजेंसी और फ्री प्रेस जर्नल जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार स्रोतों के डेटा का उपयोग करेंगे। सही कहा। और हमारा मुख्य फोकस इस बात पर रहेगा कि कराची के उस वाणिज्य दूतावास के बाहर आखिर हुआ क्या था, और सबसे जरूरी बात, संकट के समय मौतों और घायलों के आंकड़ों की जो एक भूल भुलैया बन जाती है, उसमें से सच को कैसे निकाला जाए। देखिए, जब अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले जैसी कोई इतनी बड़ी वैश्विक घटना घटती है तो कूटनीतिक गलियारों में तो हलचल होती ही है, लेकिन इसका सबसे कच्चा और हिंसक रूप अक्सर किसी दूसरे देश की सड़कों पर देखने को मिलता है। वही तो। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज के इस शो में हम पूरी तरह से उपलब्ध रिपोर्टों और तथ्यों पर टिके रहेंगे। स्रोतों में चाहे जो भी राजनीतिक दृष्टिकोण हो, हम किसी भी पक्ष का ना तो समर्थन कर रहे हैं और न ही विरोध। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये समझना है कि एक अंतर्राष्ट्रीय घटना किसी शहर की सड़कों पर तुरंत हिंसक रूप कैसे ले सकती है। बिल्कुल। तो चलिए सीधा घटना के केंद्र यानी कराची के बंदरगाह क्षेत्र के पास स्थित माई कोलाची रोड का रुख करते हैं। अयातुल्ला खामेनी की मौत के बाद जो प्रतिक्रिया हुई वो वाकई अभूतपूर्व थी। मैंने जब वो वीडियो फुटेज और रिपोर्ट्स देखी तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। सैकड़ों की संख्या में ईरान समर्थक प्रदर्शनकारी अचानक अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर जमा हो गए। भीड़ इतनी बेकाबू थी कि उन्होंने मुख्य द्वार पर सीधा हमला कर दिया। रिसेप्शन एरिया की खिड़कियां पूरी तरह से चकनाचूर कर दी गईं। हाँ, और कुछ फुटेज में तो साफ दिख रहा है कि युवा उस कंटीले तारों से घिरे कंपाउंड के मेन गेट पर चढ़ गए और ड्राइववे तक पहुंच गए। मतलब एक दूतावास जिसे किसी भी शहर का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है, वहां इस तरह की घुसपैठ होना बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही बड़ी विफलता का संकेत है। असल में विदेशी मिशनों जैसे कि दूतावास या वाणिज्य दूतावास के इर्द गिर्द सुरक्षा के कई घेरे होते हैं। पहले स्थानीय पुलिस होती है, फिर अर्धसैनिक बल और अंत में दूतावास की अपनी निजी सुरक्षा। और इन सब घेरों को तोड़कर भीड़ का ड्राइववे तक पहुंच जाना मेजबान देश के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। एग्जैक्टली। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक वियना कन्वेंशन होता है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक वैश्विक समझौता है जिसके तहत मेजबान देश, जो कि इस मामले में पाकिस्तान है, उसकी एक कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वो विदेशी राजनयिकों और उनके दूतावासों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करे। तो जब ऐसी घटना होती है तो ये सीधे तौर पर वियना कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान की क्षमता पर सवाल खड़ा करती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ से ये पूरी कहानी एक बहुत ही उलझे हुए थ्रिलर में बदल जाती है। जब मैंने इन सभी अलग अलग स्रोतों से हताहतों के आंकड़ों को मिलाकर देखा तो सच में मैं हैरान रह गया। एक ही घटना है, एक ही सड़क पर हुई है, लेकिन मौतों और घायलों की गिनती में जमीन आसमान का अंतर है। ये आंकड़ों की एक भूल भुलैया है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं फ्री प्रेस जर्नल से। उन्होंने पुलिस अधिकारी डॉक्टर सामी सैयद के हवाले से जो आधिकारिक आंकड़ा दिया, उसके अनुसार 10 लोगों की मौत हुई है और 8 लोग घायल हैं। लेकिन अगर हम डॉन और अल जजीरा की तरफ देखें तो तस्वीर तुरंत बदल जाती है। उन्होंने कराची के सिविल अस्पताल, जिसे CHK भी कहा जाता है, वहां के ट्रॉमा सेंटर के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद साबिर मेमन का बयान छापा है। और उनके आंकड़े क्या कहते हैं? उनके अनुसार 9 मौतें हुई हैं और 32 लोग घायल हैं। और यहाँ एक बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉक्टर मेमन ने स्पष्ट रूप से पुष्टि की है कि ये सभी 9 मौतें गोलियों के घाव यानी गन शॉट्स के कारण हुई हैं। ठीक है, तो एक तरफ 10 मौतें और 8 घायल, दूसरी तरफ 9 मौतें और 32 घायल। मतलब घायलों की संख्या में इतना बड़ा उछाल। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती, और भी आंकड़े हैं। हाँ, जब हम ईदी फाउंडेशन की रिपोर्ट पढ़ते हैं, जो कि आपको पता ही होगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी एम्बुलेंस और राहत सेवा है, तो उनके प्रवक्ता मोहम्मद अमीन और फैसल ईदी का कहना है कि 8 मौतें हुई हैं और 20 से 30 के बीच लोग घायल हुए हैं।
और इस भ्रम को थोड़ा और बढ़ाने के लिए अनादोलू एजेंसी की रिपोर्ट को भी जोड़ लेते हैं। उन्होंने सीधे पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद के हवाले से केवल 6 शवों की पुष्टि की है। अब ये पुलिस सर्जन का आंकड़ा अलग क्यों है? 6 शव? देखिए, यहाँ एक बात समझनी होगी कि पुलिस सर्जन का आंकड़ा मेडिको लीगल जांच पर आधारित होता है। जब भी पुलिस केस से जुड़ी कोई मौत होती है तो अस्पताल में शव का आधिकारिक तौर पर परीक्षण किया जाता है ताकि मौत का कारण कानूनी रूप से दर्ज हो सके। इसे ही मेडिको लीगल प्रक्रिया कहते हैं। समझ गया। मतलब सर्जन केवल उन्हीं शवों को गिन रहे हैं जो आधिकारिक तौर पर इस कानूनी प्रक्रिया से गुजर चुके हैं। बिल्कुल। बाकी शव शायद अभी प्रक्रिया में हों या परिवार वाले उन्हें बिना जांच के ले गए हों। ये तो पुलिस, अस्पताल और एम्बुलेंस के बीच का फर्क हो गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स और भी अजीब हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स और द गार्जियन की जो शुरुआती रिपोर्टें आईं, उनमें केवल एक मौत का जिक्र किया गया था। 10 से लेकर 1 तक का अंतर तो बहुत बड़ा है। यह अंतर इसलिए है क्योंकि द गार्जियन जैसी जगहों पर जो शुरुआती खबरें आती हैं वे अक्सर सिंडिकेटेड रिपोर्टों पर निर्भर होती हैं। रॉयटर्स या एपी जैसी एजेंसियों वाली रिपोर्ट। हाँ, वही, जिन्हें हम वायर खबरें कहते हैं, जो दुनिया भर के अखबार एक साथ छापते हैं। घटना के शुरुआती मिनटों में उनके पास जो पहली अपुष्ट जानकारी आई कि एक व्यक्ति मारा गया है, उन्होंने वही जारी कर दी। इस पूरी स्थिति को सैन्य भाषा में फॉग ऑफ वॉर या युद्ध का कोहरा कहा जाता है। ये फॉग ऑफ वॉर वाली बात इस पूरी स्थिति को बहुत अच्छे से समझाती है। जब भारी अराजकता होती है तो एम्बुलेंस वाले सिर्फ उन शवों को गिनते हैं जो उन्होंने उठाए हैं। ट्रॉमा सेंटर वाले सिर्फ अपने इमरजेंसी वार्ड में आए मरीजों को गिनते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि घायलों को उनके परिवार वाले निजी गाड़ियों में अलग-अलग अस्पतालों में ले जाते हैं। इसलिए घटना के तुरंत बाद कोई एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस नहीं होता। और इसी वजह से शुरुआती कुछ घंटों या दिनों में सूचनाएं लगातार बदलती रहती हैं। खैर, इस कोहरे में एक सवाल सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। गोलियां चलाई किसने? ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जो कि वहां प्रदर्शन कर रहे समूहों में से एक है, उनके प्रवक्ता ने एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भीड़ पर गोलियां वाणिज्य दूतावास के अंदर से चलाई गई थीं। हालांकि हमारे स्रोतों ने यह भी स्पष्ट किया है कि पाकिस्तानी अधिकारियों या किसी स्वतंत्र जांचकर्ता ने इस दावे की कोई पुष्टि नहीं की है। ये आरोप कूटनीतिक रूप से एक बारूद के ढेर जैसा है। अगर ये साबित हो जाए कि एक विदेशी दूतावास ने अपने कंपाउंड के अंदर से मेजबान देश के नागरिकों पर गोलियां बरसाई हैं, तो ये सीधे तौर पर एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट बन जाएगा। डॉन ने ये तो कह दिया कि मौतें गोलियों से हुई हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि गोली किसने चलाई? असली जांच अब बैलिस्टिक विशेषज्ञों की होगी। उन्हें ये देखना होगा कि जिन गोलियों से मौतें हुई उनका कैलिबर क्या था। कैलिबर का मतलब है गोली की मोटाई या आकार। मतलब क्या वो गोली पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली राइफल की थी या फिर अंदर मौजूद सिक्योरिटी की? एग्जैक्टली। क्या वो वाणिज्य दूतावास के अंदर मौजूद मरीन गार्ड्स के हथियारों से मेल खाती है? जब तक गोलियों का कैलिबर और उनके चलने की दिशा साबित नहीं होती, ये आरोप सिर्फ एक खतरनाक दावा ही रहेगा। और ये भी सच है कि हिंसा सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रही थी। डॉन की उसी रिपोर्ट में डॉक्टर सुमैया सैयद ने एक और चौंकाने वाली जानकारी दी है। जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर यानी जेपीएमसी में 2 पुलिसकर्मियों को भी गंभीर हालत में लाया गया था। और उनकी चोटें कैसी थीं? उनकी चोटें किसी मामूली धक्के मुक्के की नहीं थीं, बल्कि उन्हें भारी और कुंद हथियारों से मारा गया था। इसका साफ मतलब है कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ पूरी तैयारी के साथ आई थी और उन्होंने पुलिस पर लाठियों या पत्थरों से सीधा जानलेवा हमला किया था। यह विवरण इस बात को पुख्ता करता है कि पुलिस या सुरक्षा बल किस भारी दबाव में काम कर रहे थे जब उन पे भारी हथियारों से हमला हो रहा था और भीड़ दूतावास के गेट पर चढ़ रही थी, तो स्थिति को नियंत्रण में लाना आसान नहीं था। हाँ, जब पुलिस वालों की अपनी जान खतरे में हो तो अक्सर जवाबी कार्रवाई बहुत आक्रामक हो जाती है। बिल्कुल। तो पुलिस पर इन भारी हथियारों से हुए हमले से एक बात तो साफ है कि प्रशासन को कड़े कदम उठाने ही थे, और इसका सीधा असर दिखा कराची के ट्रैफिक और आम जीवन पर। स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस और रेंजर्स ने भारी मात्रा में आंसू गैस के गोले दागे। हवा में गोलियां भी चलाई गईं और उग्र भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया। माई-कोलाची रोड कोई छोटी मोटी गली नहीं है। ये कराची की एक प्रमुख सड़क है जो बंदरगाह को शहर से जोड़ती है। सुल्तानाबाद से माई-कोलाची की ओर जाने वाली पूरी सड़क को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक को जिन्ना ब्रिज, बोर्ड बेसिन और पीआईडीसी की तरफ मोड़ना पड़ा। ये कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि इन डाइवर्जन से उस समय कराची जैसे घनी आबादी वाले महानगर में कैसा भयंकर ट्रैफिक जैम और अफरा तफरी मची होगी। कराची तो पाकिस्तान का आर्थिक इंजन है। बिल्कुल।
अगर माइकोलॉची रोड जैसी जगह पर इस तरह की हिंसा और नाकाबंदी होती है तो उसका असर शहर के पूरे व्यापारिक तंत्र पर पड़ता है। इसी संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन का रवैया काफी सख्त नजर आया। सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लांजर को तुरंत सामने आना पड़ा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने एडिशनल आईजी आजाद खान से इस पूरी घटना की एक विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की है। और इस बीच जिस जगह पर यह सब हो रहा था, यानी अमेरिकी वाणिज्य दूतावास, उनकी प्रतिक्रिया भी देखने लायक थी। उन्होंने तुरंत एक सुरक्षा एडवाइजरी जारी कर दी। हाँ, उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों की आवाजाही को 2 मार्च की शाम 5 बजे तक के लिए पूरी तरह से रोक दिया। इसके अलावा पाकिस्तान में रहने वाले सभी अमेरिकी नागरिकों को हिदायत दी गई कि वे भीड़-भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें। इस तरह की एडवाइजरी का आना ये बताता है कि दूतावास के भीतर खतरे का आकलन किस स्तर पर किया जा रहा है। वे जानते हैं कि ये सिर्फ एक दिन का गुस्सा नहीं है। जब एक दूतावास अपने ही लोगों को 48 घंटे या उससे अधिक समय के लिए परिसर में कैद कर देता है, तो इसका अर्थ है कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली होगी कि सड़कों पर अभी और हिंसा भड़क सकती है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जरूर है, लेकिन ये जमीनी हकीकत के खौफ को भी बयां करता है। और ये खौफ सिर्फ कराची की एक सड़क तक सीमित नहीं है। अगर हम इस घटना का दायरा बढ़ाएं तो ये भू राजनीतिक भूकंप की तरह है, जिसके झटके कई जगह महसूस किए गए हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट से जो एक और डराने वाली खबर सामने आई, वो थी पाकिस्तान के उत्तरी इलाके गिलगिट बाल्टिस्तान के स्कर्दू से। वहां क्या हुआ? वहां तो प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यालय को ही आग के हवाले कर दिया। स्कर्दू की घटना को समझना बहुत जरूरी है। यह इलाका शिया बहुल है और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई के प्रति वहां के लोगों में गहरी धार्मिक और भावनात्मक आस्था है। उनकी मौत ने वहां एक बहुत ही तीव्र आक्रोश पैदा किया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निशाना सिर्फ अमेरिका नहीं बना। संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय को जलाना, ये दिखाता है कि गुस्सा पूरी पश्चिमी व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के खिलाफ है। स्थानीय प्रशासन के लिए ये एक बुरे सपने जैसा है। उन्हें केवल दूतावासों को ही नहीं बचाना, बल्कि हर उस अंतर्राष्ट्रीय इमारत को सुरक्षा देनी है जो इस गुस्से का शिकार हो सकती है। सही कहा। और सिर्फ स्कर्दू या कराची ही क्यों, लाहौर में भी अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर बड़े प्रदर्शन हुए। वहां राहत की बात यह रही कि पुलिस ने बिना बल प्रयोग के भीड़ को दूतावास से सैकड़ों गज दूर रोक लिया। पाकिस्तान के बाहर भी इसका काफी असर दिखा है। हाँ, भारत के लखनऊ और कश्मीर में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए। इराक की राजधानी बगदाद, जहां हाई सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन में अमेरिकी दूतावास है, वहां भी भारी विरोध देखा गया। ये एक वैश्विक आक्रोश है जो स्थानीय गलियों में फूट रहा है। अब अगर हम इसे पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही जटिल कूटनीतिक और आर्थिक चक्रव्यूह है। एक तरफ उनकी लंबी सीमा ईरान से लगती है। दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध हैं। और रिपोर्टों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि पाकिस्तान 22 अप्रैल को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मेजबानी करने वाला था। बिल्कुल, एक पड़ोसी के तौर पर पाकिस्तान ईरान को नाराज नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों, अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग पर टिकी है। उन्हें दोनों नाव पर एक साथ पैर रखकर चलना पड़ रहा है। ये तो सच में एक बहुत ही खतरनाक रस्सी पर चलने जैसा है। और जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मध्य पूर्व में छिड़े इस संघर्ष का सीधा असर तेल की कीमतों पर होना तय है। ये एक विनाशकारी झटका हो सकता है पाकिस्तान के लिए। वही मैं सोच रहा था, अगर इस युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम उछलते हैं तो पाकिस्तान जैसी अर्थव्यवस्था जो पहले से ही महंगाई और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी से जूझ रही है, उसके लिए ये कितना बड़ा संकट होगा। तेल की कीमतें बढ़ने का सीधा मतलब है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, जिसका असर परिवहन पर होगा और फिर खाने पीने की हर चीज महंगी हो जाएगी। आम नागरिक जो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है, उसकी कमर टूट जाएगी। इसलिए कराची की सड़कों पर हो रही ये हिंसा केवल एक कानून व्यवस्था का मसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का संकेत है कि जब वैश्विक भू राजनीति में उथल-पुथल होती है तो इसका सबसे पहला और सबसे गहरा आर्थिक और सामाजिक नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है वो ये है कि आज के इस आपस में जुड़े हुए विश्व में कुछ भी अलग थलग नहीं है। सही बात है। कराची के माइकोलाची रोड पर हुई हिंसा, मौतों के आंकड़ों को लेकर पनपा फॉग ऑफ वॉर और प्रशासन का ट्रैफिक डाइवर्ट करने से लेकर आंसू गैस छोड़ने तक का संघर्ष, ये सब दिखाता है कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय घटना
पलक झपकते ही एक स्थानीय त्रासदी में बदल सकती है। और ये हमें ये भी सिखाता है कि संकट के समय में जानकारी को कैसे परखा जाए। जब अलग-अलग एजेंसियां और अस्पताल अपने अपने आंकड़े दे रहे हों, तो किसी एक रिपोर्ट पर तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय पूरी तस्वीर के साफ होने का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल। अब इस गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो हमारे आज के स्रोतों से ही निकल कर आता है, जिस पर गहराई से सोचना बहुत जरूरी है। वो क्या है? रिपोर्टों के अनुसार ईरान ने अयातुल्ला खामेनेई की मौत पर 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस्लामिक परंपराओं में 40 दिन के शोक काल का बहुत गहरा महत्व होता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। इस शोक के पहले ही दिन कराची जैसे शहर में इतनी उग्र हिंसा हो गई, भीड़ दूतावास के गेट तक पहुंच गई, गोलियां चली, पुलिस वालों को भारी हथियारों से पीटा गया और अमेरिकी दूतावास को आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी। तो आने वाले 39 दिनों में क्या होने वाला है? यही सबसे बड़ा सवाल है। पुलिस और इस पूरे सुरक्षा तंत्र के लिए इतने लंबे समय तक इस सुलगते हुए अंतर्राष्ट्रीय तनाव को स्थानीय सड़कों पर भड़कने से रोकना कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी। सोचने वाली बात यह है कि क्या यह हिंसा सिर्फ एक शुरुआत भर है? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले दिनों में न सिर्फ कराची बल्कि पूरी दुनिया के नीति निर्माताओं को परेशान करता रहेगा।